चलिए, नमस्कार फिर से एक बार सभी को, और आप सभी का फिर से एक बार वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी सीरीज चल रही है हिस्ट्री वाला, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को वाइंड अप करेंगे। और हम लोगों ने लास्ट गुप्ता पीरियड को हम लोग पढ़ रहे थे, गुप्त काल को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब गुप्त काल को डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण काल बोलते हैं, गोल्डन क्या है एरा बोला जाता है। तो गुप्त काल में चूंकि बड़े बड़े क्या है साम्राज्य रहे, गुप्त काल रहा, खुद अपने आप में गुप्ता डायनेस्टी वही डायनेस्टी है, ठीक है। लंबे समय तक भारत में क्या किया, शासन किया। लेकिन इसके बाद जो गुप्त के बाद जो डायनेस्टी आई हैं वो छोटी छोटी डायनेस्टी रहेंगी। तो इस पूरे जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, गुप्तोत्तर काल में हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी गुप्तों के बाद का जो काल रहेगा। तो इसमें भी कुछ बहुत सारी डायनेस्टी है, लेकिन सभी डायनेस्टी हम लोगों ने नहीं पढ़नी है, केवल वो डायनेस्टी पे हम लोग फोकस करेंगे जिसको क्या एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हम लोग इसमें करें, गुप्तोत्तर काल में कुछ डायनेस्टीज के बारे में हम लोग बातें करेंगे। और गुप्तोत्तर काल में जो सबसे पहली डायनेस्टी है वो है एक वंश रहा है, पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश रहा, एक वंश है पुष्यभूति, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आती है सामने इसमें अंदर, पुष्यभूति, ठीक है। तो एक ये डायनेस्टी है कौन सी, द पुष्यभूति डायनेस्टी। अब देखिए, जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, सबसे पहली बात तो इस वंश के यानी कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन रहे, तो ये संस्थापक खुद ही कौन है, एक पुष्यभूति नाम के राजा, जिसने क्या किया, इस वंश को स्थापित किया, पुष्यभूति वंश। और इसके वंश के राजा कौन हो गए, तो यानी कि संस्थापक ये है कौन, खुद पुष्यभूति इस वंश के संस्थापक रहे। अब देखिए, पुष्यभूति के बाद इस वंश में जो सबसे महान राजा हुए, जिनको लेकर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो उन राजा के बारे में हम लोग बात करते हैं, हर्षवर्धन। देखिए, इसी पुष्यभूति वंश में एक और राजा रहे, प्रभाकर वर्धन। तो जो प्रभाकर वर्धन नाम का राजा है, इस राजा के दो बेटे हैं और एक बेटी, ठीक है। तो इस राजा का जो बड़ा भाई है, उस एक राजा रहे हैं इस पुष्यभूति वंश में ही, तो इनका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। तो ये जो प्रभाकर वर्धन नाम का व्यक्ति है, हालांकि इसका नाम हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हैं, ठीक है। एक बेटे का नाम है राज्यवर्धन और दूसरा बेटा है जिसको हम लोग क्या है, हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहले राजा बना ये बड़ा वाला राज्यवर्धन, लेकिन इस राज्यवर्धन की हत्या, और इनकी एक सिस्टर राजश्री, और इसी व्यक्ति की एक बेटी है, एक डॉटर है, यानी कि इनकी बहन, इसका नाम है राजश्री, ठीक है। तो पहले किंग कौन बनता है, ये राज्यवर्धन बना। लेकिन इस राज्यवर्धन को एक गौड़, बंगाल में एक वंश है गौड़ वंश, और गौड़ वंश के राजा है शशांक। तो गौड़ वंश के राजा थे शशांक। इन शशांक के द्वारा क्या किया गया, इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी। किसकी, राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। और जब राज्यवर्धन की हत्या हुई, तो हत्या होने के बाद जो राजा बने, इस व्यक्ति का नाम था हर्षवर्धन। मैं इधर ले आता हूं हर्षवर्धन को। तो प्रभाकर वर्धन के एक बेटे हैं हर्षवर्धन, तो किंग कौन है, और इस वंश का सबसे महान राजा ये कौन है, हर्षवर्धन, ठीक है। वर्धन राजा बना, और हर्षवर्धन के राजा बनने के बाद देखिए, इसकी सिस्टर राजश्री, इस राजश्री की शादी हुई मौखरी वंश में, और मौखरी वंश के राजा है ग्रह वर्मा के साथ इसकी शादी हुई। और उस ग्रह वर्मा को यानी कि हर्ष के बहनोई को भी क्या है, उस गौड़ राजा शशांक के द्वारा क्या कर दिया गया, उसकी भी हत्या कर दी गई और राज्य को हत्या आया। तो इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में इस हर्षवर्धन ने उस गौड़ वंश पे क्या कर दिया, हमला किया, और एक लड़ाई हुई, ठीक है। तो शशांक बनाम किसके बीच एक युद्ध होता है, कौन सा राजा है, शशांक बनाम हर्षवर्धन। तो एक राजा है शशांक, ठीक है। ये शशांक वही राजा है, तो शशांक और इसके बीच लड़ाई हुई। शशांक किस वंश का राजा है, गौड़ वंश का राजा है, गौड़ वंश। और इस हर्षवर्धन ने इसको हरा दिया, यानी कि इस युद्ध में जीता कौन, हर्षवर्धन को जीत मिली। किसको हरा दिया, शशांक। ये वही राजा है जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक है। जब ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को होती है, तो इस ज्ञान प्राप्ति के बाद उसी बोधि वृक्ष की
जड़ों को इसने किस व्यक्ति, किस गौड़ वंश के द्वारा किया, कटवा दिया गया। ये कट्टर ब्राह्मण है और इसने क्या काम किया, उसको कटवा दिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हर्षवर्धन ने किसको हराया, गौड़ वंश के राजा शशांक को हराया। ये बंगाल का है, बंगाल में एक वंश था गौड़ वंश। और इसी के अलावा एक और राजा रहे हैं ठीक है, तो देखिए हर्षवर्धन की एक और लड़ाई हुई है। ये लड़ाई को एग्जाम में कई बार पूछते हैं। एक राजा रहे हैं पुलकेशिन सेकंड, एक चालुक्य वंश है, और इस के राजा हैं पुलकेशिन द्वितीय से भी लड़ाई हुई, पुलकेशिन सेकंड से भी लड़ाई हुई है। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय वाला जो युद्ध है, ये युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो ये वाली लड़ाई नर्मदा नदी के कोस्ट पर होती है। और इस लड़ाई में कौन जीता, हर्ष को हार का सामना करना पड़ा और पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ। तो इस वाली विजय को लेकर, क्योंकि एक बड़ा राजा है हर्ष, इसको हार का सामना करना पड़ा चालुक्य राजा पुलकेशिन से, तो इस बात को लेकर एग्जाम में कई बार पूछते हैं। और ये जो बात है, ये जो इस युद्ध का जो वर्णन है, इस बात का जो सोर्स है, इसके लिए सोर्स है हमारे क्या, पुलकेशिन द्वितीय का, इस पुलकेशिन सेकंड का ये क्या है, प्रशस्ति है, जिसको ऐहोल प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें, ये इस बारे में जानकारी हमें कहां से मिली, इसी पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति से क्या मिलती है, हर्षवर्धन के हारने की हमको जानकारी मिलती है। इतनी बातें हुई। इसके साथ साथ अगर हम लोग दूसरी ओर बात करें, देखिए हर्षवर्धन के समय में ही एक चीनी यात्री है, ठीक है, एक चीनी यात्री है जो भारत में आएगा, भारत में आया है, और चीन से इस भारत में आने वाले व्यक्ति का नाम है हुएनसांग। ठीक है, तो हुएनसांग हुएन इस व्यक्ति का नाम क्या है, हुएनसांग। तो भारत में हुएनसांग किसके समय भारत में आया, हर्षवर्धन के समय भारत में आया। और देखिए इसकी एक किताब का नाम एग्जाम के लिए जरा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक किताब है, इसका नाम है सीयू की। ठीक है, तो इसकी पुस्तक है किसकी, हुएनसांग की, सीयू की, जिसको एग्जाम में कई बार पूछे। देखिए हुएनसांग को तो यात्रियों का राजकुमार, भारत का शाक्य मुनि, इस हुएनसांग को एक टाइटल दिया गया, यात्रियों का राजकुमार भी इसी हुएनसांग को कहा जाता है। ये भी भारत में आया। और दूसरी बात, इस व्यक्ति के समय, हर्षवर्धन के समय भारत में इस समय क्या है, कई सारे क्या है साहित्य लिखे गए। तो उन साहित्यों को लेकर भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से साहित्य लिखे गए, तो एक बड़े फेमस, इसी हर्षवर्धन के समय भारत में कुछ साहित्य लिखा जाता है। तो वो कौन कौन साहित्य है, जरा उसको इस तरफ हम लोग जान लेते हैं। देखिए हर्षवर्धन के समय एक कवि हैं बाणभट्ट, तो इस समय कुछ लिटरेचर लिखा गया। तो कौन कौन सा लिटरेचर है, तो बाणभट्ट, इस बाणभट्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसको हम लोग कादंबरी के नाम से जानते हैं, जिसको आपके राइटर को भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कादंबरी के राइटर का नाम बताए, तो कादंबरी के राइटर का नाम कौन सा हो गया, बाणभट्ट। ऐसे ही इसी के दरबारी है कौन, बाणभट्ट। इसी के दरबारी एक और व्यक्ति हैं, इनका नाम है मयूर। ठीक है, तो एक मयूर नाम का व्यक्ति है जो इसी का दरबारी है, किसका, हर्षवर्धन का। और इसने भी एक किताब लिखी, इसका नाम है सूर्य शतक। और देखिए स्वयं हर्षवर्धन की भी अगर बात करें तो हर्षवर्धन स्वयं अपने आप में खुद क्या है, एक क्या है, साहित्य का प्रेमी है। और इस व्यक्ति के द्वारा स्वयं ही क्या, 3 नाटक, 3 क्या है, प्ले लिखे गए। तो इन प्लेयों को भी एग्जाम में कई बार 3 नाटक लिखे गए। एक का नाम है प्रियदर्शिका, एक प्रियदर्शिका नाटक लिखा, एक इसके द्वारा रत्नावली लिखा गया, और इसके द्वारा नागानंद। तो ये 3 नाटक लिखे किसके द्वारा, स्वयं हर्षवर्धन के द्वारा, जिनको एग्जाम में कई बार पूछा लिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात। देखिए अगर कोई भी इतिहास में कोई यात्री अगर भारत आया है और किसके समय भारत आया है, तो इन यात्रियों से लेकर पर्याप्त संभावना रहती है एक क्वेश्चन एग्जाम में उठा लिया जाता है। और अक्सर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जितने भी यात्री ध्यान रखेंगे, फिर से रिवाइज करा दूं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन आया है, मैगस्थनीज आया, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, जिसने किताब लिखी थी इंडिका, है ना। और एक रात्रि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को हम लोग पढ़े। चंद्रगुप्त सेकंड के समय एक यात्री भारत आया, जिसका नाम क्या था, फाहियान। ठीक है, फाहियान रहा था। ठीक है, और जिसमें फाहियान के समय चीनी ग्रंथों में भारत को यिनतू के नाम से जाना गया। और अगला यात्री कौन आ गया इस समय, हर्षवर्धन के समय हुएनसांग आ गया। और सॉरी, हुएनसांग की किताब का नाम क्या है, सीयू की। तो जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं।
चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला एक वंश है बंगाल का पाल वंश, ठीक है, एक डायनेस्टी है, जरा इसको लेकर एग्जाम में यहां से, तो जो पाल डायनेस्टी है इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये कहाँ का वंश है? तो बंगाल के पाल वंश को लेकर के कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि साहब इस वंश के संस्थापक कौन है, यानी कि इस वंश के पहले राजा कौन रहे, तो पहले राजा कौन है? गोपाल। तो पहली बात तो प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि बताएं पाल वंश के संस्थापक या पाल वंश के पहले राजा कौन है। तो टोपी पहना देते हैं इनको, ये व्यक्ति कौन है? गोपाल। गोपाल पाल वंश का पहला राजा हो गया, यानी कि गोपाल इस वंश का संस्थापक हो गया। गोपाल के बाद इस वंश में एक और बड़े फेमस राजा रहे हैं, उनका नाम है धर्मपाल। एक किंग की ओर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये धर्मपाल नाम का व्यक्ति, एक और राजा आ गया, इसके द्वारा दो बड़े महत्वपूर्ण काम कराए गए जिनको लेकर एग्जाम में पूछने की भी संभावना ज्यादा रहती है। तो इसके द्वारा एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, यानी कि विक्रमशिला देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया इसने, का निर्माण कराया। और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वर्तमान भागलपुर बिहार में पड़ता है। और इसी के द्वारा एक बिहार का निर्माण कराया गया जिसका नाम था सोमपुर महाविहार। दो उपलब्धि एग्जाम के लिए ये सोमपुर महाविहार वर्तमान बांग्लादेश में आता है। एक और राजा रहे इसी वंश में, जरा इनके बारे में भी एक बात जान लें। देखिए देवपाल, ये जो देवपाल नाम का व्यक्ति है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके समय एक यात्री भारत में घूमने के लिए आया है। एक अरबी यात्री है, अरब से आने वाला एक, और इसका नाम था सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान भारत आया किसके समय? तो अभी तक 4 यात्री हम लोग पढ़ चुके, जरा याद रखेंगे। सबसे पहले फिर से रिवाइज करा रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आता है? मैगस्थी, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, इंडिका नाम की किताब लिखी। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोग पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को हम लोगों ने पढ़ा है ना। चंद्रगुप्त सेकंड के समय कौन भारत आया? फाहियान भारत आता है, ठीक। और इसके बाद हम लोगों ने अभी पढ़ा हर्षवर्धन के समय हुएनसांग भारत आया, जिसने क्या CU की नाम की किताब लिखी। और इसके बाद पाल वंश के राजा हैं देवपाल, इनके समय अरबी यात्री सुलेमान क्या आता है भारत में, भारत का क्या है भ्रमण करने के लिए भारत में आया। तो 4 यात्री अभी तक हमें क्या है मिल चुके हैं। इसके बाद देखिए यही बंगाल में 3 प्रमुख राजा है। इतनी बस इतना पूछेंगे एग्जाम में आपसे, बंगाल पाल वंश की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने की है। इसके बाद थोड़ी सी बात कश्मीर के बारे में, एक राजा है कश्मीर के, तो एक बात मैं करना चाह रहा हूं। तो कश्मीर की अगर बात करें तो देखिए कश्मीर के एक राजा हैं जैन उल आबिदीन। इसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि इस जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे प्रश्न उठा लेते हैं कि किस राजा को कश्मीर का अकबर कहा गया है। इसके द्वारा कश्मीर में क्या है, राजा बनने के बाद लोहार वंश का राजा है। और कश्मीर में एक रानी दिद्दा बड़ी फेमस शासिका रही है वहाँ की, कश्मीर की। तो इसके द्वारा गोवध को क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसको क्या है कश्मीर का अकबर कहते हैं, किसको? जैनुल आबिदीन को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करना चाहें तो एक छोटा सा राजपूत वंश में एक वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में भी क्या है, जरा थोड़ी सी बात उसके बारे में और कर लेते हैं। तो एक वंश रहेगा आपका गुर्जर देखिए राजपूतों की एक ब्रांच है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। तो इस गुर्जर प्रतिहार के बारे में जरा इस गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर बात करें तो इस वंश में एक फेमस किंग रहे हैं, उनका नाम है महिपाल प्रथम। एक और राजा है यहां पर
जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो देखिए ये जो महिपाल प्रथम है, दरअसल इस महिपाल प्रथम के समय एक यात्री भारत में घूमने के लिए आया है। ठीक है, ये जो वंश है ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इस समय भारत में क्या है, एक यात्री घूमने के लिए गए, एक बगदाद है, इराक से। तो एक यात्री कौन भारत में घूमने के लिए आता है इस समय, बगदाद का रहने वाला है, बगदाद निवासी अल मसूदी। इस समय अल मसूदी जो बगदाद का रहने वाला है वो भारत आता है। और इसलिए गुर्जर प्रतिहार वंश में क्या है, एक महिपाल इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और वंश की अगर हम लोग बात करें, एक चौहान वंश है, शाकंभरी जगह है और शाकंभरी के क्या है, चौहान वंश। तो शाकंभरी देखें तो शाकंभरी का चौहान डायनेस्टी, और इस चौहान डायनेस्टी की बात करें तो इस चौहान डायनेस्टी के जो संस्थापक रहे हैं उनका नाम है, चौहान डायनेस्टी के संस्थापक इनके हैं अजयराज, है ना। और देखिए आप लोगों ने एक वर्तमान शहर का नाम सुना होगा, आप सब लोगों ने अजमेर सिटी का नाम सुना होगा। तो अजमेर को इसी अजयराज ने क्या किया, अजमेर की स्थापना ऐसे मान लेते हैं, किसके द्वारा की गई है, इसी अजयराज के। और इस वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं, आप सब लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग क्या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस वंश का पृथ्वीराज तृतीय, थर्ड, या इसी को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। और इस पृथ्वीराज के बारे में बात कर ले तो इसका टाइटल, इसको राय पिथौरा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं किसको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, तो किला राय पिथौरा इसने बनाया था, तो पृथ्वीराज को राय पिथौरा का। लेकिन देखिए पृथ्वीराज के समय दो मोहम्मद गौरी नाम के विदेशी हमलावर के द्वारा दो भारत में क्या हुआ, लड़ाई की गई। और ये लड़ाई को लेकर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हम लोग जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मोहम्मद गौरी के बारे में वहां पर विस्तार से बात करेंगे। तो इस समय दो युद्ध होते हैं, 1191 और 1192, जिनको एग्जाम में डेट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या होता है, तराइन का युद्ध बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसके समय, किसके समय, पृथ्वीराज चौहान के समय तराइन का युद्ध हुआ। तो एक होता है तराइन का फर्स्ट वॉर, पहला युद्ध, और फिर दूसरा ही था तराइन मैदान है इसका दूसरा युद्ध। देखिए पहला युद्ध हुआ, इसकी डेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 1191, और दूसरा होता है 1192 में। ठीक है, तो पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ, विदेशी हमलावर है गौरी, मोहम्मद गौरी बनाम कौन भाई, पृथ्वीराज चौहान। और पहले युद्ध में कौन किसकी विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया। लेकिन दूसरे ही बाद गौरी फिर भारत वापस आया हमला करने के लिए, 1 साल के बाद तैयारी के बाद, और फिर से इसी मैदान में गौरी और चौहान के बीच क्या होगी, लड़ाई हुई 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध। लेकिन इस युद्ध में क्या है, पृथ्वीराज चौहान हार गया और कौन विजयी हुआ, मोहम्मद गौरी। आगे कहानी आपने किताबों, फिल्मों में, नाटकों में काफी सुनी है। देखिए इस समय पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र है, इसका एक क्या है, इसी का पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि सॉरी, जिसका नाम है चंद्रवरदाई। और इस चंद्रवरदाई नाम के व्यक्ति के द्वारा एक किताब लिखी गई जो काफी फेमस है, और जरा इस किताब का नाम पृथ्वीराज राशो। ठीक है, किसने लिखी, चंद्रवरदाई, जो इसका मित्र भी है और इसका क्या है, दरबारी कवि भी है। ठीक, तो इतनी बात हम लोग करना चाह रहे थे किसमें, पोस्ट गुप्त एरा में, यानी गुप्तोत्तर काल में हम लोगों ने इतनी बात मैं करना चाह रहा था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे की बात करते हैं।
मुझे लग रहा है थोड़ा बोर्ड से बाहर आइए। तो तराइन का पहला युद्ध 1191, गौरी बनाम चौहान, ठीक है। इस पहले युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। और दूसरा युद्ध 1192 गौरी बनाम चौहान के बीच हुआ, इसमें भी कौन जीता? इसमें क्या है, मोहम्मद गौरी जीता और क्या है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग हिस्ट्री वाले दूसरे सेशन में आते हैं। और बात किसकी करते हैं? किसकी भाई? मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री की ओर हम लोग चलते हैं। चलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में। और देखिए, मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे पहले हम मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे जब भारत पे क्या होगा, अरबों का हमला भारत पे, अरब के जो लोग हैं, जो अरबी आक्रमणकारी वो भारत पे क्या कर लेंगे, हमला करेंगे। तो सबसे पहले भारत पर क्या है, अरबों का आक्रमण। और इस अरबों के आक्रमण में भारत, ये जो अरब लोग हैं, सबसे पहले भारत के क्या पश्चिमोत्तर प्रांत सिंध पर, यानी कि पश्चिम वाले प्रांत सिंध पर क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अरबों का कहां पर हमला होगा, सिंध पर हमला होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंध बाई किसके द्वारा, अरब्स, है ना। तो अरबों की सिंध विजय के बारे में हम लोग जरा जान लेते हैं। तो इन अरबों ने सबसे पहले हमला किस पे किया है, सिंध पे किया। हालांकि देखिए, शुरुआत तो 711 से ही हो गई है हमलों की। एक उबैदुल्ला नाम का व्यक्ति है, उसके नेतृत्व में पहला हमला किया गया, लेकिन वो हमला क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। लेकिन जो सबसे पहला सफल हमला किया, तो सबसे पहला सफल हमला होता है 712 में। कौन से में? 712 एडी में सबसे पहला हमला हुआ, ठीक है। तो 712 एडी में पहला सफल हमला किसने किया? अरबों के द्वारा किया जाता है। और इन अरबों में जो पहला सफल हमला हुआ, इस सफल हमला करने वाले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। कौन सा है? तो पहला सफल हमला बाई मोहम्मद बिन कासिम। और देखिए, इस मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर हमला किया है, सिंध पर हमला किया। हमला हुआ इसका सिंध पर। और इस समय जो सिंध प्रांत है, इस सिंध का जो राजा है, तो इस सिंध का किंग कौन है इस समय, जिस समय हमला हुआ? तो सिंध के राजा का नाम है, इस व्यक्ति का नाम है दाहिर। तो वर्तमान में प्रश्न आ जाता है कई बार कि सिंध का उस समय राजा कौन था, तो दाहिर राजा था। और सिंध पर हमला करने के बाद सबसे पहले इसी के भतीजे के द्वारा, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के भतीजे के द्वारा, सबसे पहले एक पोर्ट था इनका। किस पोर्ट पर कब्जा किया गया? देवल बंदरगाह। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि सिंध पर हमले के समय अरब्स के द्वारा सबसे पहले किस पोर्ट पर कब्जा जमा गया, तो कौन सा पोर्ट जीता सबसे पहले? देवल पोर्ट को उन्होंने जीत लिया, कब कंट्रोल में किया। और इसके बाद दाहिर को हराया। देखिए, दूसरी बात, भले ही अरबों ने भारत पे हमला किया, भारत पे भले ही सफल हमला किया, लेकिन भारत में क्या है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना ये लोग नहीं कर पाए। हमला किया, इस कासिम के बाद इसके जितने भी उत्तराधिकारी रहे इतने सफल नहीं हो पाए, और वो क्या हो गए, यहां से भारत से बाहर चले गए। लेकिन जो भारत पर प्रश्न आ जाएगी, भारत पर पहला सफल हमला तो किसने किया? अरबों ने किया। लेकिन भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत में मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना है वो कौन करेंगे? इनके बाद तुर्क भारत में हमला करने के लिए आएंगे। कौन आएंगे? तुर्क भारत में हमला करने के लिए आएंगे, और उनके द्वारा क्या की गई? भारत में पहली बार क्या है, सफल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। तो पहले इतने की बात करते हैं, इसके बाद हम लोग तुर्कों की बात करते हैं।
चलो मैं जल्दी से इसको रफ कर देता हूँ। और देखिए अब तुर्कों के बाद अरबों के बाद भारत में अब किसके द्वारा हमला किया जाएगा? तुर्कों के द्वारा। किसके द्वारा? तुर्कों का भारत में हमला। अब इन्वेजन कौन करेंगे? तुर्क भारत में हमला कर रहे हैं। अब देखिए तुर्कों की अगर हम लोग बात करें तो तुर्कों में हमला करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, ये एक डायनेस्टी है, गजनवी डायनेस्टी। ठीक है, तो एक वंश है गजनवी डायनेस्टी नाम से। तो ये जो गजनवी डायनेस्टी है, और इस गजनवी डायनेस्टी के जो संस्थापक रहे हैं, जो सबसे पहले इसने क्या, किसके द्वारा क्या किया गया, इस वंश की स्थापना की गई, तो उस व्यक्ति का नाम है एक अलप्तगीन नाम का व्यक्ति है। इसने क्या काम किया? स्थापना कर दी एक कौन से वंश की? गजनवी डायनेस्टी की। लेकिन गजनवी की मृत्यु के बाद इसका बेटा भी राजा बना। और लेकिन हालांकि इसका बेटा गजनवी की मृत्यु के बाद इस गद्दी पर क्या 2 लोग राजा बने, लेकिन दोनों क्या है, इतने ताकतवर नहीं रहे, दुर्बल राजा थे। और जब दुर्बल राजा थे तो इसी का एक गुलाम था, किसका? अलप्तगीन का ही एक गुलाम है। और इस गुलाम का नाम है सुबुक्तगीन। क्या करने वाला है? सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति है ये, इसी का गुलाम था सुबुक्तगीन। और इस सुबुक्तगीन नाम के गुलाम के द्वारा भारत पर क्या है, पहला सफल हमला किया गया। और भारत के यहाँ के इस समय राजा हैं वही सिंध वाले क्षेत्र के जयपाल को हरा दिया गया। तो भारत पर पहला सफल हमला करने वाला जो तुर्क व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? सुबुक्तगीन। भारत पर पहला सफल हमला। ठीक है, देखिए प्रश्न आया कि भारत पर सबसे पहले सफल हमला किसने किया? ऐसे पुष्प ने, तो कौन सा है हमारा? अभी हमने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा। प्रश्न ये आए कि भारत पर पहला सफल हमला करने वाला तुर्क कौन है? तो वो व्यक्ति कौन है? सुबुक्तगीन। ठीक है, और किसको हराया? इस समय राजा है जयपाल, उन जयपाल को क्या कर दिया? इसके द्वारा पराजित किया गया। हिंदू राजा है इस समय जयपाल, उसको हराया। लेकिन इसके बाद इसकी गद्दी पर, गजनवी डायनेस्टी की गद्दी पर इसी का बेटा रहा। और इस बेटे का नाम था, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं? महमूद गजनवी के नाम से हम लोग जानते हैं। महमूद गजनवी। तो अगला व्यक्ति कौन राजा बनेगा? ये महमूद गजनवी नाम का। देखिए ये व्यक्ति, इसका उद्देश्य केवल इतना है, भारत में आता है महमूद गजनवी और क्या करता है? केवल और केवल क्या है? धन संपदा को लूटने के लिए भारत में आता है। मतलब इंडिया क्या है इस महमूद गजनवी के लिए क्या है? एक एटीएम है। आता है, पैसा निकालता है, चला जाता है। और इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा मान लीजिए, देखिए 1000 एडी से लेकर 1027 तक, मात्र कितने साल तक की बात हो? 27 साल में ही इस व्यक्ति ने भारत पर 17 हमले किए। कितने हमले किए भारत पर? 17 हमले। और इन हमले करने का उद्देश्य क्या है? आएगा और क्या करेगा? पैसा लूट जाएगा। जिसमें इसका सबसे फेमस हमला है, सबसे फेमस हमला 1025-26, ये डेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे फेमस हमला किया 1025 एडी में, और उस हमले का नाम क्या था? आप लोगों ने सोमनाथ मंदिर का नाम सुना होगा। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया इसके द्वारा, और इस गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा, और लूटने का क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया इसी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। और इसी महमूद गजनवी की अगर हम लोग बात करें, किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया। और देखिए जिस समय सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ है, तो जरा ये भी, इस समय अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में, अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में एक वंश है चालुक्य वंश, जिसको सोलंकी वंश भी कहा जाता है।
तो इस सोलंकी वंश में जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ तो यहाँ के जो गुजरात के जो राजा हैं, तो गुजरात के किंग कौन थे इस समय? गुजरात के राजा थे भीम प्रथम नाम का व्यक्ति। देखिए इस समय गुजरात का राजा है भीम प्रथम, जिसके समय हमला हुआ। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न उठा लेते हैं कि सोमनाथ महमूद गजनवी के हमले के समय गुजरात का राजा कौन था? तो गुजरात का राजा है भीम प्रथम, और ये भीम प्रथम क्या है? चालुक्य वंश का राजा है। और एक बात मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं, ये कौन सी डायनेस्टी से है? चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य वंश का है। और देखिए इसी के भीम प्रथम के बारे में एक बात और मैं ऐड कर दूं, इस भीम प्रथम का एक सेनापति था बिमल शाह। ठीक है, तो भीम प्रथम का सेनापति था बिमल शाह। सेनापति विमल शाह ने या बिमल शाह द्वारा, आप लोगों ने माउंट आबू का नाम सुना होगा राजस्थान में, और माउंट आबू पे एक बड़ा फेमस मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो उस जैन मंदिर की स्थापना इसी के सेनापति बिमल शाह द्वारा। एग्जाम में काफी प्रश्न आता है, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा का या किसने कराया है? इसी भीम प्रथम के सेनापति के द्वारा कराया गया। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखें, जो भीम प्रथम है, इस भीम प्रथम के समय सोमनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लेकिन इसके एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूं, जब भीम प्रथम के समय सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ है, तो इस समय की एक बात और मैं ऐड करना चाह रहा हूं। ठीक है, चालुक्य वंश के राजा हैं, सेनापति बिमल शाह द्वारा माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक, इतनी बात हम लोग करना चाह रहे। चलिए ठीक है, ज्यादा, हाँ ठीक, स्पष्ट है। दूसरी बात करते हैं महमूद गजनवी को लेकर के। अब देखिए महमूद गजनवी चांदी के सिक्के चलाए महमूद गजनवी के द्वारा भारत में, और व्यक्ति है जो चांदी के सिक्के पर क्या है, एक तरफ का जो मुझे लेख अंकित किया गया, एक तरफ अरबी भाषा में लिखा हुआ, एक तरफ संस्कृत भाषा में भी लिखा हुआ। किसके द्वारा? इस गजनवी के जो क्या है, सिक्के चले। इसके बाद हम लोग आगे की बात करें, एक और फेमस हुए, और इनके बाद आएंगे आपको, देखिए ये तो लूटा और लूटने के बाद चला गया, और इसी में एक और तुर्क भारत में आए जिसने अपने पैर जमाए और भारत में क्या है, तुर्क सत्ता के क्या कर दिया, भारत में क्या कर दी, सत्ता स्थापित कर दी। और इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद गौरी। ठीक है, कौन व्यक्ति है? मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसका गजनवी डायनेस्टी से कोई वंश नहीं है, गौर वंश है। तो गौर वंश के राजा है मोहम्मद गौरी। अब हम लोग किसकी बात करते जरा, मोहम्मद गौरी, और ये किस वंश का रहने वाला है? ये किस वंश का है? गौर वंश से है ये। और ये किन डायनेस्टी से है? गजनवी डायनेस्टी से है। तो गौर वंश का है मोहम्मद गौरी, जिसको पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और देखिए भारत में मुस्लिम शक्ति का या भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक एग्जाम में प्रश्न आए तो किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, भारत में मुस्लिम शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौरी। गुजरात पे भी हमला किया 1178 में। इसके बाद इसके द्वारा किसके, गौरी के बाद फिर गुजरात पे हमला हुआ, पाटन में हमला किया गया। लेकिन उस समय जो गुजरात का राजा था भीम सेकंड, उस भीम सेकंड ने इस गौरी को क्या कर दिया? हरा दिया। वो हमला क्या कर दिया? विफल कर दिया। और एक लड़ाई हुई है, आप लोगों ने, भारत में एक बड़े राजा रहे 1194 में एक फेमस लड़ाई हुई, चंदावर का युद्ध हुआ है। तो किस किस के बीच होता है युद्ध? एक तो गौरी बनाम, अभी तराइन युद्ध तो हम लोगों ने देख लिया, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ 1191-92 में हुआ, जिसमें पहले वाले तराइन के युद्ध में क्या जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता, और दूसरे वाले में कौन जीतता है? गौरी जीतता है। तो ऐसे ही क्या चंदावर की लड़ाई हुई, गौरी बनाम किस किस के बीच में? एक बड़े फेमस राजा हैं, आप लोगों ने राजा जयचंद का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। तो राजा जयचंद और किसके बीच में लड़ाई होती है, जिसकी राजधानी कहती कन्नौज थी। लड़ाई हुई और इस लड़ाई में कौन जीता? गौरी को हार का सामना किसको करना पड़ा? जयचंद को हार का सामना करना पड़ा। तो ये चंदावर की लड़ाई भी एग्जाम के लिए फिर
1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, और 1194 कौन सा, चंदावर युद्ध, जिसमें कौन जीता, गौरी को जीत मिली। ठीक है। और कन्नौज के शासक हैं जयचंद, इनको क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। आप लोगों ने एक बड़े फेमस सूफी संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, दरगाह भी है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इसी समय भारत आए हैं, तो इसी समय सूफी संत हैं, इसी के साथ भारत आए हैं सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती। इसी समय जो सूफी संत हैं मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे। इसके सिक्कों की बात करें तो देखिए, इसके भी सिक्कों की बात करें तो इसके सिक्कों पर क्या है, एक तरफ तो कलमा गुदा हुआ रहता था, और दूसरी ओर अगर बात करें तो लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की आकृति इसी के सिक्कों पर। तो एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया, किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी, तो किसके सिक्कों पर थी, इसी मोहम्मद गोरी के। एक और कलमा और दूसरी ओर क्या, देवी लक्ष्मी की आकृति। तो देखिए, भारत पर प्रश्न आ जाए कि भारत पर पहला सफल हमला किसने किया, तो वही आपका मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया, सिंध में देवल बंदरगाह कंट्रोल में किया। और दूसरी बात, भारत पर पहला सफल हमला किस तुर्क के द्वारा किया गया, तो वो कौन है, सुबुक्तगीर। और प्रश्न आ जाए कि भारत में मुस्लिम शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो सुबुक्तगीर, है ना। तो देखिए, अभी तुर्कों को पढ़ा और इससे पहले हम लोगों ने अरबों को पढ़ा। अरब आए, भारत में पैर जमा नहीं पाए, भारत से बाहर चले गए। लेकिन भारत में वास्तविक क्या है, सत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई, तुर्कों के द्वारा, यानी कि तुर्क मुस्लिमों के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, तुर्क मुस्लिमों के द्वारा भारत में क्या है, वास्तविक मुस्लिम सत्ता की स्थापना की जाती है। तो अभी आज हम लोगों ने मिडाइवल हिस्ट्री में तुर्कों का हमला पढ़ लिया, और इसी के साथ हमने क्या, अरबों का हमला पढ़ लिया। तो यहां से हमारा मिडाइवल हिस्ट्री शुरू होता है। और जब कल वाली क्लास में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो दिल्ली सल्तनत को लेकर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आप सर्च करें टेलीग्राम पे, वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ दें, या अगर मुझे आप पर्सनली मैसेज करना चाह रहे हो किसी भी क्वेरी को लेकर के तो ठीक है, तो कपिल 08 यादव आप फिर से क्या करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, मैं वहाँ पे मिलूंगा। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो, आप अपना मैसेज छोड़, थोड़ा गला भी गड़बड़ है आज मेरा, मैसेज छोड़ दे, जब भी समय मिलेगा मैं आपको क्या करूँगा, आंसर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।